हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद होगा आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इसी प्रकार हम आपको केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज देते रहेंगे और टॉपिक वाइज टॉपिक आपका चैप्टर भी कंप्लीट करते रहेंगे। तो चलिए आज हम आप देखते हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री। लेसन फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण। तो हम बच्चों रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण को पढ़ेंगे। उसको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले बच्चों पहले हमें आपको रासायनिक परिवर्तन पढ़ना पड़ेगा कि परिवर्तन होता क्या है। ठीक है, तो हम पहले बच्चों पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। पहले पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है? ठीक है, आइए बच्चों हम देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। वह परिवर्तन जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन हो बच्चों जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे मोम का पिघलना, ये बच्चों एक जो है आपका भौतिक परिवर्तन होता है। दूसरा है और लोहे का पिघलना, जैसे लोहे का पिघलना, ये सब बच्चों क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है बच्चों जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, वो आपका भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे जल का बर्फ बनना। और अब आप जो है तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बर्फ का जल में परिवर्तित होना। तो इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, तो आप केवल इतने के बारे में देखिए। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे, ये भौतिक परिवर्तन पर। इसके बाद बच्चों हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जस्ट इसी का अपोजिट बच्चों रासायनिक परिवर्तन होता है। तो चलेंगे हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। तो आप हेडिंग लगाएंगे बच्चों रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है बच्चों? ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है, यानी वह परिवर्तन जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये बच्चों जस्ट भौतिक परिवर्तन का उल्टा होता है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है बच्चों। ठीक है, यानी इसमें एक बार पदार्थ बन जाएगा तो दोबारा वो अपनी अवस्था में नहीं आएगा।
ये आपका क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, जैसे भोजन का पाचन, होना, ठीक। और ये पहला एग्जाम्पल है बच्चों। दूसरा है लोहे पर जंग लगना। जैसे लोहे पर जंग लगना, जब बच्चों लोहे पर जंग लगता है तो लोहा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, फिर उसको अपनी आप दोबारा अवस्था में लाओगे तो वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। और तीसरा जो होता है, जैसे बच्चों, जैसे बीज हो गया, जैसे बीज का अंकुर होना, यानी अंकुरण होना। आप बच्चों जब बीज को बोलोगे तो वो पौधे में कन्वर्ट हो जाता है, फिर पौधा क्या बीज में परिवर्तित हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आपका क्या होता है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा, फिर वो अपनी अवस्था में नहीं आएगा, वो आपका होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं दूसरी हेडिंग, यानी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, ठीक है। तो अब हमारा हेडिंग रहेगा रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। हेडिंग लगाएंगे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जिसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की। वे क्रियाएं जिनमें पदार्थ के गुण संगठन, संरचना में परिवर्तन, वे क्रियाएं जिनमें पदार्थ के गुण संगठन संरचना में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब ये थोड़ा सा तो यहाँ मिस्टेक हो गया, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके प्रकार के बारे में देखेंगे बच्चों, कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। तो उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि बच्चों, जैसे आपका हो गया जेडीएन को हम क्या कहते हैं, जिंक। जैसे जेडीएन जिंक प्लस H2SO4, जैसे जिंक प्लस H2SO4 इक्वल टू, अब क्या है उसको, ये जिंक इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की क्रियाशीलता कम होती है। तो जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, यानी जिंक जो है हाइड्रोजन के स्थान पे चला जाएगा बच्चों, और ये बना लेगा ZnSO4 और प्लस H2। तो ये H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है बच्चों। तो यहाँ जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो थोड़ा सा इसमें भी बच्चों समझिए कि ये जो एरो होता है, इसके ये वाला भाग होता है आपका बायां, और ये वाला भाग आपका होता है बच्चों दायां, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा, इसी में हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं कि इस एरो के जो बाएं साइड वाला भाग होता है, इसे हम कहते हैं बच्चों अभिकारक। इसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक।
और जो बनता है, जो दाहिने साइड रहता है, इसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी ये अभिकारक है और ये आपका उत्पाद है। आप इसकी डिफिनेशन कैसे बताओगे बच्चों? जो अभिकारक होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी आप कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। फिर उसी रासायनिक अभिक्रिया में बन के तैयार होने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उत्पाद। यानी आप कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो बन के तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका था रासायनिक अभिक्रिया। तो अब इसके आगे हम चलेंगे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्रकार से पहले बच्चों एक हेडिंग और आपको पढ़ाते हैं हम, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करते हैं। तो आप अगला हेडिंग लगाएंगे रासायनिक समीकरण। तो हमारा अगला हेडिंग बच्चों रासायनिक समीकरण। तो हेडिंग लगाएंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो चलिए हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है बच्चों? जैसे हमने अभी आपको बताया कि एक समीकरण होता है, उस समीकरण में जैसे हमने आपको बताया कि एक ये एरो हो गया, ठीक है, इसके ये इसका ये दायां हो गया और ये क्या हो गया बच्चों? ये बायां हो गया। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि मान लीजिए ये A प्लस बी है, कोई एक रिएक्शन है A प्लस बी, ये बन के तैयार हो गया C प्लस डी, ये हमारा उत्पाद बन गया। हमने अभिकारक लिया A प्लस बी और बन के तैयार हो गया C प्लस डी। तो बच्चों रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो बन के तैयार होता है बच्चों उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ये हमने अभी आपको बताया। तो इसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बढ़ने वाले उत्पाद को बच्चों प्रतीक या सूत्र की सहायता से प्रदर्शित करना ही आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई अभिकारक भाग लेगा और कुछ ना कुछ उत्पाद बनेगा बच्चों। अगर अभिकारक भाग नहीं लेगा तो उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि रासायनिक समीकरण में एक संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, उसमें भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पाद को प्रतीक या आप कह सकते हैं सूत्र, प्रतीक या सूत्र। अगर बच्चों तत्व है तो उसे हम प्रतीक देंगे, अगर तत्व रहेगा तो उसे हम क्या देंगे? प्रतीक देंगे। और अगर आपका यौगिक रहेगा तो उसे हम सूत्र देंगे और उन्हीं के द्वारा हम प्रदर्शित कर देंगे बच्चों, तो वो हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए हम इसके डिफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, इसके परिभाषा क्या होती है इसके बारे में हम देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या है बच्चों? तो आप लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, भाग लेने वाले अभिकारक एवं बनने वाले उत्पाद को प्रतीक या सूत्र की सहायता से प्रदर्शित करना रासायनिक
समीकरण, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई अभिक्रिया है बच्चों, उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले हम क्या है, और उसी अभिक्रिया में बनने वाले जो उत्पाद होते हैं उन्हीं को हम सूत्र या प्रतीक की सहायता से प्रदर्शित कर देंगे और उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण क्या है बच्चों, जैसे देखिए, जैसे बच्चों जो आप भी पीछे एक समीकरण हमने आपको लिखा था वही लेते हैं। जैसे बच्चों जिंक, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल टू बच्चों जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो कह रहे कि बच्चों ये समीकरण हमने आपको दे दिए। अब इसे हम प्रतीक या सूत्र की सहायता से प्रदर्शित कर देंगे, वही हमारा रासायनिक समीकरण होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे जिंक हो गया, जिंक का बच्चों एक तत्व है, जिंक एक तत्व है जिसे हम प्रतीक देंगे। जिंक का प्रतीक होता है Zn, सभी बच्चों को पता होगा जिंक का प्रतीक होता है Zn। ये 30 नंबर पे आता है बच्चों, और ये धातु है। ये हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, जब धातु एवं अधातु पढ़ाएंगे तो पहचाना आपको बताएंगे कि सर कैसे ये धातु है, क्या धातु, ये सब हम आपको चैप्टर में बताएंगे अगले चैप्टर में। तो प्लस जिंक का प्रतीक क्या हो गया बच्चों, Zn, और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल एक बच्चों यौगिक है, इसे हम सूत्र देंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। ठीक, अब ये एरो लगा हुआ है बच्चों, इसका 2 लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि जिंक सल्फेट, ये जिंक बच्चों क्या किया, सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लिया, तो ये बना दिया आपका जिंक सल्फेट, यानी Zn। जिंक का प्रतीक Zn हो गया, और इसके बाद सल्फेट को हम लिखेंगे SO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होता है बच्चों, H2, ये गैस निकलता है। तो इस हम इनको क्या किए, एक सूत्र या प्रतीक के सहायता से लिख दिए बच्चों, यही हमारा जो है रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार और भी रिएक्शन ऐसे होते हैं, तो आप कर लीजिएगा बच्चों। अगर आपको ये समीकरण अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम वीडियो आपको बनाएंगे कि रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।